सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी रूम लर्न नोएडा। तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक के बारे में। एनसीईआरटी बुक के बारे में यानी कि हम बात करने वाले हैं कैसे इस किताब को रीड आउट किया जाए, कैसे इस किताब को पढ़ा जाए, कैसे इससे बेस्ट आउटकम निकाला जाए। तो बच्चे इसी में परेशान रहते हैं कि कैसे हम एनसीईआरटी को पढ़ें, कैसे इससे नोट्स बनाएं। मतलब कि सब लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी काफ़ी होती है, एनसीईआरटी काफ़ी होती है, बट एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाए ये मैटर करता है। बट हमको यही नहीं पता कि इसको पढ़ा कैसे जाए। पढ़ते तो हैं बहुत बच्चे, लेकिन इसका बेस्ट आउटकम नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एज अ इसको रीडिंग तो लगाते हैं इसकी, जैसे छोटे बच्चे लगाते हैं रीडिंग, वैसे ही छोटे बच्चों की तरह रीडिंग लगाते चले जाते हैं। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है कुछ अंडरलाइन नहीं करते हैं, कुछ क्वेश्चन फ्रेम नहीं करते हैं, इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इस वजह से उनको कुछ भी समझ नहीं आता है। और एक भाषा जो होती है बहुत सबसे ईजी भाषा होती है एनसीईआरटी की, और यही हमको डिफिकल्ट लगने लगती है। और इसकी वजह से वो चूज़ करते हैं एक रेफरेंस बुक के बारे में, जो कि रेफरेंस बुक इतनी मोटी मोटी होती है और वो एक साल में कंप्लीट करना मुश्किल की होती है, नामुमकिन बराबर होती है समझ लीजिए। क्योंकि उनको एनसीईआरटी करना रहता है, होमवर्क में तो यही मिलता है पढ़ने के लिए, क्वेश्चन इसी से लगाने के लिए होते हैं, एग्जाम में यही पढ़ना होती है। लेकिन हमको एक्स्ट्रा बढ़ना रहता है, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, और उनकी जो लैंग्वेज होती है थोड़ी सी टफ होती है, बट हमको वो ईजी लगने लगती है या डिफिकल्ट लगने लगती है। तो ऐसी क्या खास बात है कि ये हमको समझ में नहीं आती है तो ईजी, बट इसमें हम लोग गलती क्या करते हैं नहीं समझ में आती है। नोट्स के पीछे भागने लगते हैं कि नोट्स बनाइए, बट इसमें से नोट्स बनाए कैसे। एक्चुअली ये खुद ही नोट्स की तरह है बट इसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेम्स, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस उठाने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए आपको बताता हूँ कि कैसे इसको पढ़ा जाए। पहली बात तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हाईलाइटेड कुछ हैं वर्ड्स जो कि इंपॉर्टेंट है। हर एनसीईआरटी के पहले यहाँ पे कोई भी चैप्टर हो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिया रहेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका दिया जाता है कि इंट्रोडक्शन। चैप्टर में जो भी चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसके इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया रहेगा कि भैया ये इंट्रोडक्शन है, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में आप पढ़ने वाले हो। तो हमको करना क्या है कि जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन से कम एक दो क्वेश्चन तो बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए पूछ सकता है ईजिली। तो क्वेश्चन फ्रेम करना इंपॉर्टेंट होता है, और प्लस अंडरलाइन करना भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे पेंसिल से अंडरलाइन करने में थोड़ा सा आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मर्ज हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड सीधा वो नहीं दिख रहा है आपको, मतलब ऐसे दोबारा जब रिवीजन करने के लिए आओगे इसको रीड करने के बाद, तो सीधा आपको नज़र जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर नहीं पड़ेगी, हर एक शब्द के ऊपर पड़ेगी, और इसमें ये मैच हो जा रहा है। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करते हुए समस्या हो सकती है। उसके लिए बेस्ट उपाय क्या है मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि आप बहुत लोग यूज़ ही करते होंगे, बट बहुत लोग पेंसिल का यूज़ करते हैं, उनके पास पेंसिल या पेन होती है, तो उसी से रीड आउट करते वक्त अंडरलाइन कर देते हैं। बट आप थोड़ी सी एक समस्या का समाधान ये है कि आपकी समस्या का कि यहाँ से आप ले लीजिए कि यहाँ पे कलरफुल पेन ले लीजिए, यहाँ पे हाइलाइटर ले लीजिए, हाईलाइट करते हुए चलिए। तो आप जब रिवाइज करते हुए आओगे तो आपको क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, इंपॉर्टेंट फ्रेम्स हैं, उन पे ही सिर्फ नज़र पड़ेगी और तुरंत आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ उस पर ही नज़र पड़ेगी, बाकी सब जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर नज़र नहीं पड़ेगी, और वो आपकी नज़र से हट जाएगी, और हाईलाइटेड चीज़ें सिर्फ उभर के आएंगी, और वो आपका रिवीजन तुरंत के तुरंत हो जाएगा। क्योंकि आपका दिमाग तुरंत कैप्चर क्या करेगा, जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं, जो उभरी हुई चीज़ें हैं, जो ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगेंगी, तो आपको ज़्यादा मतलब कि रिवाइज करने में आसानी होगी, और ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा हमको अट्रैक्ट करती हैं, और वो ज़्यादा हमारे मेमोरी में ज़्यादा टाइम के लिए सेट हो जाती हैं, फिट हो जाती हैं, ठीक। और यहाँ पे दूसरी चीज़ होती है कि उसको और ज़्यादा तरीके से अपने दिमाग में पॉलिश कर लेने के लिए, बैठा लेने के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। जब भी आप पहली बार रीड कीजिए, दूसरी बार रीड कीजिए, तो कोशिश कीजिए 2 से 3-4 क्वेश्चन इस पेज में से बना लें। कम से कम बता रहा हूँ आपको, कम से कम 2 से 3-4 क्वेश्चन बना लीजिए, है कि नहीं। जो भी पढ़ रहे हो, जितना भी आपने कुछ पढ़ा है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बना लीजिए, ताकि आप जब रिवाइज करने आओ तो कम से कम आपको 2-3 क्वेश्चन मिले कि इस पेज में से 2-3 क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट क्या हो सकते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप एज ए एग्जामिनर सोचिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एग्जामिनर होता, तो मैं अगर एग्जाम लेने वाला होता बच्चों का, तो क्या देता इसमें से कि जो बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो और बच्चे नहीं कर पाएँ। तो वही आप पढ़ के यहाँ से इंपॉर्टेंट आप तो पढ़ के समझ जाओगे, तो वही चीज़ यहाँ पे आप लिख लीजिए, उस क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए, ताकि जब आप दोबारा रिवाइज करो तो इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आपका नज़र पड़े। सेकंड चीज़ ये है कि आप क्वेश्चन रिवाइज करो, और क्वेश्चन से आपको पता चले कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या मुझको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। तो आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हो, और ये चीज़ आप अपने डेली रूटीन में रीडिंग के टाइम इंक्लूड करोगे, ताकि आपका जो बेस्ट आउटकम आए रीडिंग करते हुए। और एनसीईआरटी बहुत ही ईजी लैंग्वेज होती है, अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। और सेकंड चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे जो टेबल्स होते हैं, टेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप टेबल को रीड आउट कीजिए। डायग्राम्स होते हैं एनसीईआरटी के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे हाईलाइट करते हुए जाइए, चीज़ों को पढ़ते हुए जाइए। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसे रिवाइज कीजिएगा दोबारा जब आप पढ़ते हुए आओगे, और जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस का आंसर जरूर फ्रेम करके आप आंसर रहिए।
इनका क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद उनसे आंसर आप देख लीजिए कि भैया ये इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो आपको रिवीजन करने में और ज़्यादा हेल्पफुल होगा, है कि नहीं। ये तो हेल्पफुल होगा, ये होगा। और उसके साथ आपको डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे टेबल्स इंपॉर्टेंट, जो टेबल्स होते हैं IUPAC ने सीधा आपको यहाँ से पूछ सकता है यहाँ से। और इस तरह की और डायग्राम्स होते हैं NCERT, सारे NCERT की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ एक केमिस्ट्री की NCERT बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इसके माध्यम से आपको समझाने चाह रहा हूँ कि सारे NCERT को रीड आउट करते कैसे हैं, है कि नहीं। छोटी सी वीडियो में मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश कर दिया हूँ। 2 से 3 इजी टिप्स बताए हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अदर वीडियोस की तरह बहुत सारे लोग होंगे यूट्यूब पे बहुत सारा ज्ञान दे रहे होंगे, 10-15 की टिप्स बताएंगे, 10-15 को साइंटिफिक मेथड्स बताएंगे, बट इस सभी से कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल सा मेथड है कि आपको रीडिंग लगानी है, समझना है और क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, ताकि आप जब रिवाइज करने हो तो आपको यहाँ पर रिवाइज करते हुए सीधा ये हाईलाइटेड वर्ड्स दिखें, हाईलाइटेड फ्रेम्स, सेंटेंसेस दिखें और क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए कि भैया एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर अगर भूल गए हो तो रिवाइज कर सकते हो आप दोबारा वहीं से, ठीक है ना। इसका आंसर यहीं पे मिलेगा, इसका आंसर यहीं पे मिलेगा इस क्वेश्चन का, और डायग्राम से आपको याद रहेगा और यहाँ पे टेबल याद रहेगा, तो कुछ और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, है कि नहीं। तो आशा करता हूँ कि सारे मेथड, सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे, वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा और आपके लिए ये बेनिफिशियल वीडियो रही होगी। तो इस तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोस NCERT से रिलेटेड, आपके स्टडी से रिलेटेड, क्लास 9, 10, 11, 12 से रिलेटेड आती रहती है। तो इस वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसके बारे में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो तो। जय हिंद, जय भारत।